हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अगर अपने टॉपिक की या क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसमें मैंने आपको अप्लाइड बायोलॉजी का जो पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिया, और सेकंड जो पेपर है वो इन्वायरमेंट वाला और इकोलॉजी वाला जो पेपर है वो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिए। अब लास्ट आपका बचा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट वाला पेपर, है ना। ये जो पेपर है ये सबको टफ लगता है। जितने भी स्टूडेंट हैं शेखावट यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनको ये जो पेपर है बच्चों ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर आती है, यानी इनमें कोऑर्डिनेट जितने भी एनिमल होते हैं उनकी बात करते हैं अपन। जितने भी कोऑर्डिनेटा जो होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटा जो होते हैं उन कोऑर्डिनेटा की एनिमल जितने भी होंगे उनकी क्या पूछी जाती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं इसमें? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पेपर है ये थोड़ा स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। अब इस पेपर में मैं आपको पूरे 10 क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, और वो 10 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, यानी इन 10 क्वेश्चन में से ही आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर कौन सा है अपना? 3rd और बीएससी 3rd ईयर का ये पेपर है, ठीक है। पेपर नंबर 3rd है और बीएससी 3rd ईयर का पेपर है। तो मैं पहले बीएससी 3rd ईयर, ठीक है। किसका पेपर है? बीएससी 3rd ईयर जूलॉजी का ये पेपर है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अपन बीएससी 3rd ईयर जूलॉजी की बात कर रहे हैं। पेपर नंबर कौन सा है? पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेटा। क्या लिख दूं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटा। ये आपका पेपर का नाम है कि जो कोऑर्डिनेटा होते हैं उनकी संरचना और उनके कार्य, ये आपका पेपर है। इस पेपर में आपको पता है कि 3 सेक्शन होंगे। आपको एग्जाम में 50% पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो इजी सा तरीका क्या है, इसमें अगर 3 सेक्शन है तो आप कोई भी 2 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपके ऑटोमेटिक कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? 3। या दूसरा तरीका है कि एक सेक्शन तो कंफर्म पूरा का पूरा पढ़ो और एक सेक्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। क्योंकि आपको पता है एक सेक्शन आप पूरा पढ़ते हो तो उसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो बचेगा वो किसी भी एक क्वेश्चन के 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। अब मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता रही हूँ सीधे, ठीक है। सेक्शन के जो क्वेश्चन है ना वो ही बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप जो है ये पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं आएगा आपका पेपर। तो अपन पहले तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगी और उसके बाद में अपन जितने क्वेश्चन अपने से हो पाएंगे शॉर्ट में उतने क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इनमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है बच्चों इसमें फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स के अंदर फ्लाइट अडेप्टेशन यानी उड्डयन अनुकूलन, ठीक है। पक्षियों के अंदर उड़ने के लिए उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, उनकी एक्सटर्नल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उनकी इंटरनल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे? फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड, पहला टॉपिक। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक की मैं बात करूं आपके, तो सेकेंड टॉपिक आ जाता है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया एंड पेरेंटल केयर इन पीसीज। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया एंड पीसीज, यानी फिश के अंदर, एम्फीबिया के अंदर पेरेंटल केयर और पीसीज के अंदर, यानी वो जो मदर या फादर जो होते हैं वो अपने एग्स की जो रक्षा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो करते हैं, अपने बच्चों की जो प्रोटेक्शन करते हैं वो कैसे करेंगे? पेरेंटल केयर बोलते हैं उसको। 3rd नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों, तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसका? पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का। कौन सा बनेगा? पॉइजनस
क्या बनता है बच्चों, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक किसका बनेगा, थर्ड नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वो आता है बच्चों, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस क्या होता है, जहरीले यानी विष युक्त और विषहीन जो सर्प होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो सांप होते हैं। नेक्स्ट इसी का फोर्थ क्वेश्चन आता है, बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, बाइटिंग जो मैकेनिज्म है वो किसे बोलेंगे, यानी काटने की क्रिया, बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक, स्नेक के अंदर जो बाइटिंग मैकेनिज्म पाई जाती है कि कैसे स्नेक जो है वो काटता है, किसी भी अपने, अगर मैं बोलूँ कि अटैक करता है एनिमल पर, तो उसकी जो बाइट करने की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होगी, उसे अपन क्या बोल देंगे, उसकी बाइटिंग मैकेनिज्म बोल देंगे। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा पीसीज में माइग्रेशन, पीसीज जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, माइग्रेशन की जो माइग्रेशन जो फिश होती है जितनी भी, वो माइग्रेशन शो कैसे करेगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी माइग्रेशन शो करना क्यों करती है, कितने प्रकार का माइग्रेशन होता है, वो क्या आ जाएगा बच्चों, पीसीज के अंदर माइग्रेशन आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6 नंबर क्वेश्चन की तो आता है बच्चों पीसीज में स्केल, किसकी बात करेंगे, पीसीज में स्केल्स की बात करेंगे, यानी पीसीज की जो बॉडी होती है उनकी आउटर कवरिंग होती है, उन पर क्या पाए जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उनका एक्सोस्केलेटन होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, स्केल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसके, 7th नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो आपको बनता है एफिनिटी का, हेमिकोडेटा की, यूरोकोडेटा की और सिफेलोकोडेटा की एफिनिटी, यानी इनमें क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा, एंड सिफेलोकोडेटा, यानी इनमें क्या समानताएं पाई जाती है तीनों में और क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। तो मैं एक ही ऐसे 3 पार्ट करके, अलग अलग पार्ट करके इनमें बता दूंगी कि क्या समानताएं होती है और क्या डिफरेंस पाया जाता है ना। हेमिकोडेटा का देख लेंगे, फिर यूरो का, फिर सिफिलो का। इनमें आप कोई भी 10-10 कैरेक्टर याद कर लो, डिफरेंस अपने आप ही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8th नंबर, है ना, किसकी बात करेंगे अपन, 8th नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ बच्चों तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड एसिडियन टेडपोल लार्वा। 9th नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पैट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन, छोटा सा है। पैट्रोमाइजोन, उसकी स्ट्रक्चर याद रख लो और उनमें लाइफ साइकिल यानी रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है वो पूरी प्रोसेस याद रख लो। और लास्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन बनता है वो बनता है हर्डमानिया में क्या पूछता है, स्ट्रक्चर पूछता है। और अगर लाइफ साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है, लाइफ साइकिल में अपन हर्डमानिया का ही क्या पढ़ लेते हैं, एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो एग्जाम में तो अदर और क्वेश्चन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बच्चों। इस चीज की मैं आपको कंफर्म गारंटी देती हूँ कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अपन एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक अब मैं आपको बताऊंगी। और ये जो स्ट्रक्चर वाले जो 2 क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे तीनों में स्ट्रक्चर है, इसमें भी और इसमें भी, ये स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है, ये आपको खुद को ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको एसिडियन टेडपोल लार्वा की अगर स्ट्रक्चर आती है कि यहाँ पे माउथ पार्ट में ये होता है
ओसिली आईज पाई जाती है, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन, हेड में क्या होता है, थोरेक्स पार्ट में क्या पाया जाता है, टेल पार्ट में क्या पाया जाता है। वैसे ही पैट्रोमाइजोन की भी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर, फिर डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, और हर्डमानिया की भी स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी। तो ये 3 स्ट्रक्चर तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी बच्चों। इसको आप बार बार में बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अपन बात करते हैं इन पार्ट्स की, किनकी, यहाँ फर्स्ट से लेके 6 तक के पार्ट की, अपन 7 तक के पार्ट है इनकी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या अपन को करना है, कितना करना है। मैं आपको शॉर्ट वाइज सारा समझा देती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको किस टाइप से करना है, सेकेंड में क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्या है बच्चों, फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड, कि जो बर्ड है वो फ्लाइंग करने के लिए अडेप्टेशन उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड में क्या होता है बच्चों, फ्लाइंग करने के लिए अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन। बर्ड जो होते हैं एनिमल, उनमें क्या होता है, फ्लाइंग करने के लिए कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं, यानी उनकी इंटरनल बॉडी और उनकी एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, उनकी जो इंटरनल बॉडी है वो और उनकी जो एक्सटर्नल बॉडी होती है उनमें चेंजेस पाए जाते हैं, जिनके कारण अपन बोलते हैं कि उनमें उनकी बॉडी अडेप्टिव हो जाती है उड़ने के लिए। तो अपना टॉपिक फर्स्ट नंबर क्या है, फ्लाइट अडेप्टेशन, फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा है बच्चों, फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में अपन को क्या पढ़ने हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन की बात करनी है। तो सबसे पहले में फ्लाइट अडेप्टेशन ये होता क्या है मैं आपको केवल समझाऊंगी, और जो मैं बोल रही हूँ अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं ना बच्चों, अगर टॉपिक जो भी टॉपिक है, वैसे तो आप देखो मैं शॉर्टली बताऊंगी तो इतना लॉन्ग आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अगर आपका हुआ नहीं है, कॉलेज में कहीं करवाया हुआ नहीं है, तो उस टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हो बच्चों। जो मैं बोल रही हूँ अगर वो भी एग्जाम में लिख के आते हो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले मैं बात करती हूँ बच्चों इसमें फ्लाइट अडेप्टेशन। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि फ्लाइट अडेप्टेशन क्या होता है। तो फ्लाइंग करने वाले एनिमल में उनकी बॉडी में जितने भी चेंजेस पाए जाते हैं, कि फ्लाइंग करने वाले एनिमल की बॉडी में अडेप्टिव होती है उनके लिए, तो उन्हें क्या बोलेंगे, फ्लाइट अडेप्टेशन। फ्लाइंग करने वाले एनिमल में पाए जाने वाले अडेप्टेशन, फ्लाइंग एनिमल में पाए जाने वाले अडेप्टेशन क्या कहलाते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, फ्लाइंग एनिमल उड़ने वाले, जो जितने भी एनिमल होते हैं उड़ने वाले बर्ड होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्लाइंग एनिमल में पाए जाने वाले जो अडेप्टेशन होते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, फ्लाइट अडेप्टेशन बोला जाता है। तो क्या आ जाएगा, फ्लाइंग एनिमल में पाए जाने वाले अडेप्टेशन, पाए जाने वाले अडेप्टेशन। पहला पॉइंट, फ्लाइट अडेप्टेशन क्या हो गया, फ्लाइंग एनिमल में पाए जाने वाले अडेप्टेशन हो गए। अब ये जो फ्लाइट अडेप्टेशन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों एक्सटर्नल अडेप्टेशन और एक इंटरनल अडेप्टेशन। ये जो अडेप्टेशन है वो कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। अब इन दोनों की बात करेंगे अपन। एक तो क्या होता है एक्सटर्नल अडेप्टेशन, एक तो किसे बोला जाता है बच्चों, एक्सटर्नल अडेप्टेशन बोला जाता है, और एक क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल अडेप्टेशन। इंटरनल अडेप्टेशन, एक तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अडेप्टेशन बोला जाता है, और एक का नाम क्या हो गया, इंटरनल अडेप्टेशन। डिफरेंस की बात करें कि एक्सटर्नल अडेप्टेशन किसे बोलते हैं और इंटरनल अडेप्टेशन किसे बोलते हैं, तो देखो अगर किसी भी बर्ड की एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक्सटर्नल अडेप्टेशन, और अगर इंटरनल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल अडेप्टेशन। मैं इधर क्या लिखूं, चेंज इन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। किस में चेंज आएंगे, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में चेंज आएंगे। इधर क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है,
चेंज इन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और चेंज इन इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब अपन देखेंगे कि एक्सटर्नल जो अडेप्टेशन है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इनकी शेप की, सबसे पहला ए नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, इनकी शेप। एक्सटर्नल अडेप्टेशन में जो इनकी शेप होती है बच्चों, कैसी होती है, बोट लाइक शेप पाई जाती है। कैसी होती है, बोट लाइक यानी नौकाकार शेप होती है। कैसी होती है बच्चों, बोट लाइक शेप होती है इनकी। क्यों, रीजन इसलिए होती है, नहीं आगे से भी ये नुकीले और पीछे से भी ये नुकीले। बोट लाइक इनकी शेप होती है क्योंकि जैसे जैसे ये एयर में उड़ते हैं ना, तो जो एयर का प्रेशर लगता है वो इन दोनों साइड से होकर निकल जाता है। ऐसा ही तो होता है। पानी में जो बोट बनाई जाती है उनकी स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो प्रेशर आता है जिसके कारण ये प्रेशर उनके पार से होकर चला जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि एयर का जो प्रेशर होता है ना, वो इसको पार करके आसानी से जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गया। ये किसके लिए एडेप्टिव होते हैं, एयर के प्रेशर के लिए एडेप्टिव होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो नौकाकार होती है, बोट लाइक होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी अगर मैं बात करूं इनके अंदर कि कॉम्पैक्ट बॉडी पाई जाती है। कॉम्पैक्ट बॉडी, इसका मतलब क्या है मैम, कॉम्पैक्ट बॉडी का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं लाइट वेट एनिमल है, कैसे है, लाइट वेट एनिमल, जितने भी फ्लाइंग करने वाले एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, लाइट वेट एनिमल होंगे। यानी डोर्सल सरफेस पर तो उनकी जो बॉडी का वेट होता है वो कम होता है, और वेंट्रल सरफेस जो है उनमें बॉडी का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डोर्सल सरफेस पर वेट क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है, वेट कम, और जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर जो वेट होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या होता है, ज्यादा। यानी डोर्सल सरफेस हल्की होती है और वेंट्रल सरफेस इनकी क्या होती है, भारी होती है। ऐसे बोल सकती हूँ। तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल अडेप्टेशन बता रही हूँ। सबसे पहला शेप बताया, बोट लाइक शेप होती है। क्यों होती है, रीजन भी बता दिया। आपको एग्जाम में रीजन भी लिखना है। ठीक है, कि इनकी बोट लाइक शेप होती है क्योंकि बोट लाइक या नौकाकार होने के कारण जो एयर का प्रेशर है वो उनको आसानी से ये कंट्रोल कर सकते हैं। उस एयर के प्रेशर में अपनी बॉडी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बॉडी यानी एयर एनिमल जो होते हैं, एरियल एनिमल जो होते हैं सारे के सारे, वो क्या होते हैं बच्चों, लाइट वेट एनिमल होते हैं। उनका वेट कम होता है, उनकी बॉडी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पाई जाती है। यानी डोर्सल सरफेस पर तो इनका वेट कम होता है और वेंट्रल सरफेस से ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसको अपन ने क्या बोल दिया, कैसी स्ट्रक्चर है इनकी, कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर है। फिर बाद में बात करें बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स, सी नंबर आता है, बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। यानी बॉडी कवर रहती है, किसके थ्रू कवर रहती है, फीदर्स के थ्रू कवर रहती है। आपको पता है ये होमोथर्मल एनिमल होते हैं, यानी समतापी होते हैं सारे के सारे। आपको पता है कैसे है, ये होमोथर्मल एनिमल है। होमोथर्मल है ना, समतापी एनिमल है। तो अगर मैं बोलूं होमोथर्मल एनिमल है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, तो जो बॉडी की कवरिंग होती है उनके चारों ओर फीदर्स पाए जाते हैं और वो उन फीदर्स का फंक्शन होता है हीट लॉस। ये हीट लॉस जो होती है, बॉडी की हीट लॉस होने से बचाते हैं। ये जो फीदर होते हैं वो बॉडी को क्या बताते हैं, हीट लॉस होने से बचाते हैं, और इनका एक टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो फिक्स बनाए रखते हैं। समझ में आया कि बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स की इनकी बॉडी जो है, जो फ्लाइंग एनिमल की बॉडी है वो फीदर्स के थ्रू कवर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये होमोथर्मल होते हैं और ये फीदर्स जो है वो हीट लॉस से बचाते हैं, और इनका टेम्परेचर क्या रखते हैं बच्चों, एक फिक्स टेम्परेचर रखते हैं। बात समझ में आ गई कि इनका जो टेम्परेचर है वो कैसा रखेंगे, ये एकदम एक फिक्स टेम्परेचर रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ डी नंबर की अगर बात की जाए तो फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनके फोर लिम्ब होते हैं, किनको बोलेंगे, हाथों को बोलेंगे। जैसे अपने अगर हाथ और पैर
लिम्ब है दोनों, हाथ भी अपने लिम्स बोल सकते हैं अपन, पैर भी लिम्स बोल सकते हैं। हाथों को बोला जाता है बच्चों फोर लिम्ब, याद रखने का तरीका, पैरों को बोला जाता है हाइंड लिम्ब। तो इनके अगर मैं बोलूँ बर्ड में जो फोर लिम्ब पाए जाते हैं ना, वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी उनमें क्या बन जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। किस में बन जाते हैं, ये विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। जो विंग्स है वो किस में हेल्प करेंगे बच्चों, उड़ने में हेल्प करते हैं, एक फिक्स पोजीशन को बनाए रखने में सपोर्ट करते हैं। जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं और एक फिक्स पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो कितने पॉइंट, शेप बोट लाइक, कॉम्पैक्ट बॉडी, डोर्सल सरफेस से वेट कम, वेंट्रल से ज़्यादा, बॉडी कवरिंग फिदर, क्यों, क्योंकि होमोथर्मल है, हीट लॉस से बचाती है। फोरली मॉडिफाइड इनटू विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और एक फिक्स पोजीशन में इनको बनाए रखते हैं एयर के अंदर। ये बात अपन ने बात कर ली। और लास्ट जो आता है वो आती है डी के बाद में क्या आएगा, ई। क्या पाई जाती है इनमें, शॉर्ट टेल पाई जाती है, शॉर्ट टेल पाई जाती है। और ये शॉर्ट टेल क्या होती है, अगर शॉर्ट टेल है तो जिसकी वजह से जो एनिमल है इनका वेट क्या है, कम हो जाता है, क्योंकि उड़ने वाले जो एनिमल है इनका वेट क्या है, कम होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट टेल इनमें प्रेजेंट है तो इनका वेट क्या होगा, कम होगा। और जब ये अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, सडन अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो अगर शॉर्ट टेल है तो आसानी से चेंज कर पाएंगे, लेकिन अगर लंबी टेल है तो क्या चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे स्नेक है, स्नेक अपनी तुरंत एक रो में चलता है तो उसी में चलता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है पीछे से लंबी होती है, लॉन्ग बॉडी पाई जाती है उनकी, ठीक है। और जो जिनमें अगर लॉन्ग बॉडी नहीं होगी, शॉर्ट बॉडी होगी, वो आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। अगर टेल क्या है, शॉर्ट है, तो पहला इनका मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन क्या है, शॉर्ट है, तो ये वेट में क्या होंगे, हल्के होंगे एनिमल। दूसरा क्या है, ये अगर सडन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो आसानी से हो सकती है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, एक्सटर्नल अडेप्टेशन। किसकी बात हो गई, एक्सटर्नल अडेप्टेशन। 2-3 एक्सटर्नल अडेप्टेशन और बता देती हूँ, जैसे बीक, इनमें क्या पाई जाती है, बीक प्रेजेंट होती है। ई के बाद में क्या आ जाएगा, एफ, बीक। बीक यानी इनमें चोंच पाई जाती है, वो किस में हेल्प करते हैं, भोजन को पकड़ने में और नेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो बर्ड्स है उनमें क्या पाई जाती है, बीक पाई जाती है, जो क्या करते हैं, किसी भी अपने शिकार को पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में या फिर नेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगी बीक। बीक के बाद में, एफ के बाद में जी की बात करें, अगर जी की मैं बात करूं तो मोबाइल नेक पाई जाती है इनमें, मोबाइल नेक यानी गति करने वाली गर्दन, यानी ये अपनी गर्दन को इधर उधर किधर भी घुमा सकते हैं, इनमें मोबाइल नेक प्रेजेंट होती है। तो ये भी इनका क्या है, एक अडेप्टेशन है कि इनमें क्या प्रेजेंट है, मोबाइल नेक प्रेजेंट होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है और फीडिंग और प्रोटेक्शन में भी ये हेल्प कर सकती है, आसानी से ये अटैक कर सकता है। और जी के बाद में एच, बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल लोकोमोशन का मतलब देखो, इधर एक लिंब तो विंग में रूपांतरित हो गई, तो लोकोमोशन किससे होगा, केवल एक जो लिंब बची है हाइंड लिंब उनसे होगा। तो लोकोमोशन करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, 1 पेयर लिंब ही पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हाइंड लिंब, हाइंड लिंब। और इन्हीं के द्वारा लोकोमोशन होता है। तो एक पेयर का मतलब कितने हो गए, 2। तो मैं क्या बोल दूं, 2 पैरों से लोकोमोशन होता है, इसलिए इसको नाम क्या बोल दिया, बाईपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। कैसा लोकोमोशन होता है, बाईपेडल लोकोमोशन होता है, ठीक है। ये जो है ये इसके क्या हो गए, एक्सटर्नल अडेप्टेशन हो गए। सारे समझ में आ गए कि फ्लाइंग एनिमल में जो एक्सटर्नल अडेप्टेशन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल अडेप्टेशन के बाद में अपन सेकेंड नंबर बात किसकी करेंगे, इंटरनल अडेप्टेशन की, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इंटरनल अडेप्टेशन जो है इनमें लार्ज मसल्स ऑफ लाइट, पहली बात करूं ए नंबर, तो क्या आ जाता है, लार्ज मसल्स फॉर फ्लाइट, यानी इनमें उड़ने के लिए जो मसल्स काम में आती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और स्ट्रॉन्ग टाइप की मसल होती है, इसलिए ये लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। जो पक्षी होते हैं बिना रुके लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, बहुत डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट पाई जाती है। सेकेंड में बात करूँ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए,
अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टाइप का होता है और इनकी मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उनमें जितनी ज़्यादा ये लंबी दूरी तक उड़ेंगे उनमें क्या चाहिएगा, एटीपी चाहिएगी, जिनके कारण जो है इनकी मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड टाइप का पाया जाता है। थर्ड नंबर, सी नंबर में बात करूँ, सिंगल ओवेरी, यानी इनमें क्या पाई जाती है, केवल एक ओवेरी प्रेजेंट होती है। एक ओवेरी के द्वारा ही ओवम का फॉर्मेशन होता है और अगर ये एक ओवेरी है ये ही पूरा लाइफ साइकिल कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सिंगल ओवेरी के कारण इनका वेट भी कम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अडेप्टिव है वो क्या है, इनका वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये हीमोग्लोबिन है वो गैसों का ट्रांसफ़र भी क्या करता है, वो जो बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। फिर इनके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, सेंसरी ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे इनमें। और नेक्स्ट क्या होता है, इनमें जो आईज होती है वो क्या होती है, टेलोस्कोपिक, बहुत दूर तक ये देख सकती है, टेलोस्कोपिक आईज पाई जाती है। समझ में आया कि टेलोस्कोपिक आईज पाई जाती है, यानी इधर से अगर देख रही है तो अपन इधर नहीं देख सकते ना, ये दोनों साइडों में भी देख सकती है। अपनी आईज को अपन को इधर देखने के लिए इधर मुंह करना पड़ता है, इधर देखने के लिए इधर होता है, अपन ऐसे नहीं देख सकते ना गर्दन घुमाए बिना, लेकिन इनमें टेलोस्कोपिक आईज होती है, वो इधर अपने चारों तरफ से ये देख सकती है, ठीक है। तो ये जो लोकोमोशन होता है वो क्या हो गया, सॉरी लोकोमोशन क्या, अडेप्टेशन जो हो गए, क्या हो गए, इंटरनल अडेप्टेशन। तो मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अडेप्टेशन की बात कर ली। इनके बारे में जो डिटेल है वो आप खुद एग्जाम में लिखना, मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन आता है बच्चों वो कौन सा आता है, पेरेंटल केयर का आता है। किसमें, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर और पीसीज के अंदर पेरेंटल केयर। तो सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन पेरेंटल केयर। किसमें किसमें, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर और पीसीज के अंदर पेरेंटल केयर। ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी प्रोसेस हो गई और कैसी कैसी प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेरेंटल केयर। एम्फीबिया यानी जो एम्फीबिया जो होते हैं उनमें जो है पेरेंटल केयर की बात कर लेंगे, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि जो पीसीज होते हैं जो केवल पानी में प्रेजेंट होती है उनमें जो पेरेंटल केयर होती है वो कैसी होगी, तो अपन हेडिंग कौन सी लगाएंगे बच्चों, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया एंड पेरेंटल केयर इन पीसीज, ठीक है। किसमें आ जाएंगे, किस क्या पढ़ेंगे, पेरेंटल केयर पीसीज और पेरेंटल केयर एम्फीबिया। तो इधर डिवाइड कर लूँ इसको, इधर तो अपन क्या लिखेंगे, पेरेंटल केयर इन पीसीज, इधर पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। तो फर्स्ट इधर लिखते हैं अपन पेरेंटल केयर इन पीसीज। पीसीज के अंदर पेरेंटल केयर कैसी होती है, और इधर क्या आ जाएगा, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया में पेरेंटल केयर कैसी होगी। पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो एग्स होते हैं या अपने जो चाइल्ड्स होते हैं, एम्ब्रियो जो होते हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। प्रोटेक्शन करने के लिए वो कौन कौन से मेथड जो है वो अपनाते हैं, उनको अपन पेरेंटल केयर बोलते हैं। अब अपन मेथड की ही तो बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ पीसीज के अंदर पेरेंटल केयर की, तो बच्चों सबसे पहला होता है नेस्ट फॉर्मेशन यानी घोंसला बनाने, ठीक है। पीसीज जो है वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसका फॉर्मेशन करती है, नेस्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्या करेगी बच्चों, नेस्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो नेस्ट का फॉर्मेशन है वो अपने एग को बचाने के लिए किया जाता है और 90% जो है मेल ही करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर पेरेंटल केयर कहीं पे भी आती है, जो नेस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है पीसीज में, पानी में ही बनता है बच्चों वो नेस्ट, ठीक है। और ये नेस्ट का फॉर्मेशन जो किया जाता है वो हमेशा मेल के द्वारा ही किया जाता है। 90% जो मेल होते हैं वो ही क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। सेकेंड, अगर इसकी मेथड की बात करूं बच्चों,
नेस्ट फॉर्मेशन के बाद में इसमें सेकेंड जो मेथड आता है कोइलिंग एग अराउंड्स, कोइलिंग एग अराउंड, यानी जो अगर बात की जाए एग रिलीज कर दिया, फीमेल ने क्या किया, एग रिलीज कर दिया, पीसीज की बात करें, फिश की बात करें, और उसके बाद में जो मेल होता है उन अंडों के चारों ओर अपनी जो बॉडी होता है उसको ऐसे कोइल कर लेता है, यानी उनके अपनी बॉडी को उन अंडों के चारों लपेट लेता है और उनको एग को प्रोटेक्ट रखता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोइलिंग एग अराउंड, यानी एग के चारों ओर क्या करना, कुंडलन कर लेना, किसको, अपनी बॉडी को करता है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है अटैचमेंट टू बॉडी। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर क्या आएगा, अटैचमेंट टू बॉडी, यानी जो अपने एग होते हैं उनको अपनी बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो मेथड कौन सा आ जाएगा, अटैचमेंट टू बॉडी। अपने जो एग्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, वो अटैचमेंट टू बॉडी। नेक्स्ट अगर फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फोर्थ नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, तो फोर्थ देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री कप्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री कप्स, यानी जो अपना इंटेग्यूमेंट्री का मतलब इंटेग्यूमेंट यानी अध्यावरण, जो उसका अध्यावरण होता है, बॉडी वॉल का पार्ट है इंटेग्यूमेंट। अगर अध्यावरण की मैं बात करूं तो इंटेग्यूमेंट है, उनके द्वारा ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और उन कप में क्या रखता है, अपने एग रखता है। जो अपने अध्यावरण है उनसे एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है पीसीज, और उसमें क्या रखता है, अपने एग को रखता है, यानी एग को रखने के लिए किसका फॉर्मेशन करता है, इंटेग्यूमेंट्री कप्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शेल्टर इन माउथ, शेल्टर इन माउथ, यानी माउथ में आश्रय देना, यानी कभी कभी क्या करता है कि जो पीसीज होती है उनमें जो मेल होता है वो अपने अंडों को माउथ पार्ट में रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने माउथ पार्ट में अपने अंडों को रखेगा, तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, शेल्टर इन माउथ। डिटेल आप इनमें कर सकते हो ना, एक एक दो दो लाइन की इनमें डिटेल लिखनी है वो आप लिख सकते हो। 6 नंबर अगर मैं पॉइंट की बात करूं बच्चों इसमें, तो ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन होता है। ब्रूड पाउच, जो फिन होते हैं बच्चों, पेल्विक जो फिन होते हैं ना, वहां पे किया जाता है ये। पेल्विक जो फिन होंगे ना, नीचे की ओर वेंट्रल सरफेस की ओर पाए जाने वाले जो फिन होते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं बच्चों, उनके द्वारा ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन किया जाता है और उन पाउच के अंदर क्या रखे जाते हैं, अंडे को रखा जाता है। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, मर्मिड पर्स, मर्मिड्स पर्स कि इंटेग्यूमेंट जो है, इंटेग्यूमेंट से ही पर्स लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो थैलेनुमा संरचना बनाते हैं, जिनको बोला जाता है मर्मिड पर्स। लास्ट आता है 8 नंबर, विविपेरिटी। विविपेरिटी क्या बोला जाता है बच्चों, विविपेरिटी। विविपेरिटी का मतलब क्या होता है, जरायुस्ता, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अपने एग को बॉडी के अंदर की ओर ही रखता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये पेरेंटल केयर इन पीसीज के मेथड है। नेस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा या अपने अंडों के चारों ओर बॉडी को कवर कर लेगा, बॉडी से अंडों को अटैच कर लेगा, इंटेग्यूमेंट के द्वारा कप्स का फॉर्मेशन करेगा, शेल्टर अपने अंडों को माउथ पार्ट में रखेगा, पेल्विक फिन के द्वारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें ब्रूड पाउच बोलेंगे, अंडे को ब्रूड पाउच में रखेगा, मर्मिड पर्स यानी अध्यावरण के द्वारा एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर, जो पर्स होता है ना वैसी पर्स लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसमें एग को रखता है। विविपेरिटी यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग को बॉडी के अंदर की ओर रखा जाता है। तो ये जो मेथड है वो किस में आ गए बच्चों, पेरेंटल केयर इन पीसीज। किसमें है बच्चों ये, पेरेंटल केयर इन पीसीज। पीसीज की जो पेरेंटल केयर है वो आपको समझ में आ गई कि किस टाइप की पेरेंटल केयर पाई जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं इनमें, समझ में आया। अब अपन बात करेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। सेम सा ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है।
पीसीज में पेरेंटल केयर में और एम्फीबिया में पेरेंटल केयर में, क्योंकि पेरेंटल केयर तो ज़्यादातर सब में सेम ही होती है बच्चों। पेरेंट्स जो अपने एग की या अपने बच्चों की जो रक्षा करते हैं वो सब सिमिलर ही होता है। तो अगर मैं पेरेंटल केयर एम्फीबिया की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर नेस्ट का फॉर्मेशन आएगा। तो ये किस में करेगा, इन होल नियर वाटर। ये क्या है, नेस्ट फॉर्मेशन है बच्चों, कि ये क्या करता है, पानी के अंदर होल बना लेता है और उस होल में अपने अंडों को रखता है। पहला क्या हो गया, ये पानी में एक होल बना लेगा और उन होल में अपने अंडों को रखेगा, वो क्या हो जाएगा, इन होल नियर वाटर। सेकेंड अगर मैं इसमें बच्चों बात करूं तो इन क्या हो जाएगा, नेस्ट इन ऑन द ट्री, कि पेड़ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, नेस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और उन नेस्ट में क्या रखेगा, अपने अंडों को रखेगा। वो क्या आ जाएगा कि एम्फीबिया का कैरेक्टर है। फिर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स, डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स, यानी डायरेक्ट प्रोटेक्शन की जाती है पेरेंट्स के थ्रू डायरेक्ट प्रोटेक्शन होगी। वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन प्रोटेक्शन। फिर फोर्थ नंबर आता है बच्चों इसमें अटैचमेंट टू बॉडी, यानी सेम सा ही है, बॉडी को अटैच कर लेगा। और फिफ्थ नंबर आता है विविपैरिटी, यानी विविपैरिटी ये शो करता है, समझ में आया, कि होल का फॉर्मेशन कर लेगा, ट्री ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट 6 नंबर ये ब्रूड पाउच बना लेगा। और 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये डेवलपमेंट ऑफ मार्सुपियम, डेवलपमेंट ऑफ मार्सुपियम ये है। ठीक है, अब इनमें बात करते हैं। आपको नाम से समझ आ रहा है, होल बना लेगा पानी के अंदर, उसमें अंडों को रखेगा। नेस्ट, ट्री के ऊपर नेस्ट का फॉर्मेशन करेगा, उनमें अंडों को रखेगा। या फिर अपने अंडों की डायरेक्ट प्रोटेक्शन करेगा, उनके पास में बैठकर, यानी मेल या फीमेल कोई भी उनके पास में रहेगा, डायरेक्ट प्रोटेक्शन। या उन अंडों को अपनी बॉडी से अटैच कर लेगा। विविपैरिटी यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर होंगे फीमेल बॉडी के। या ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी भी पार्ट से, बॉडी पार्ट से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन होगा। या फिर उनमें मार्सुपियम बन जाएगी। जैसे मार्सुपियल एनिमल में जो पाई जाती है ना मार्सुपियम बड़ा सा, जिसमें क्या रखता है, उसका जो एनिमल रहता है, जैसे कंगारू है उनमें पाई जाती है ना आगे, वैसे मार्सुपियम का निर्माण कर लेता है और उनमें अपने अंडों को रखता है। तो वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मार्सुपियम। ये मैंने दोनों पेरेंटल केयर के पॉइंट्स बता दिए हैं और इनकी थ्योरी है, आपको पता है। अगर ये पॉइंट्स आते हैं तो इनकी थ्योरी तो आप बना के लिख सकते हो, तो इनकी एग्जाम में थ्योरी है। और अगर आप पॉइंट्स देखना चाहते हो तो आपके और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए बच्चों। ये समझ में आ गया। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में डिफरेंस और बाइटिंग मैकेनिज्म की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में डिफरेंस की बात करेंगे और बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में डिफरेंस और बाइटिंग मैकेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, कि पॉइजनस स्नैक में और नॉन पॉइजनस स्नैक में क्या डिफरेंस होता है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, की जो पॉइजनस स्नैक है उनकी बात कर रहे हैं और नॉन पॉइजनस स्नैक है उनकी बात कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो इनको मैं डिवाइड कर लेती हूँ। एक साइड अपन किसकी बात कर लेंगे, पॉइजनस स्नैक की, एक साइड नॉन पॉइजनस स्नैक की बात करेंगे। इधर पॉइजनस स्नैक और इधर क्या आ जाएगा, नॉन पॉइजनस
नॉन पॉइजनस स्नैक, ठीक है, पॉइजनस स्नैक। और सेकंड में क्या आ जाएगा बच्चों, नॉन पॉइजनस स्नैक। बात करते हैं इनकी। पॉइजनस का मतलब वे स्नैक जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है और वो पॉइजन का सिक्रेशन करती है, उन्हें पॉइजनस स्नैक बोलेंगे। और वे स्नैक जिनमें पॉइजन ग्लैंड नहीं पाई जाती है और पॉइजन का सिक्रेशन नहीं होता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट, और इनमें क्या होती है, पॉइजन ग्लैंड एब्सेंट, ग्लैंड्स एब्सेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया डिफरेंस में, कि इनमें पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इनमें पॉइजन ग्लैंड क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनमें क्या होता है, पॉइजन का सिक्रेशन, पॉइजन सिक्रेशन होता है, और इनमें पॉइजन सिक्रेशन नहीं होता है प्रेजेंट, और इनमें पॉइजन सिक्रेशन नहीं होगा ना, तो इनमें पॉइजन सिक्रेशन बच्चों नहीं होता है। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें डिफरेंस की, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इनमें जो पॉइजनस स्नैक होते हैं, इनमें जो टेल होती है फ्लैट होती है और लेटरल साइड से कंप्रेस्ड यानी दबी हुई पाई जाती है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, टेल फ्लैट यानी फ्लैट टेल पाई जाती है, और जो लेटरल साइड होती है ना, साइडों में उनसे ऐसे दबी हुई होती है अंदर की ओर, तो टेल फ्लैट एंड लेटरल साइड कंप्रेस्ड कि लेटरल साइड से क्या होती है, संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड टाइप की पाई जाती है, और इनकी जो टेल होती है वो गोलाकार होती है और अनकंप्रेस्ड होती है। तो टेल कैसी होगी, राउंड शेप एंड अनकंप्रेस्ड टाइप यानी असंपीड़ित प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, कैसी होगी, टेल असंपीड़ित टाइप की होगी। नॉन पॉइजनस की बात करूंगी, राउंड शेप की, इनमें कैसी होती है, पॉइजनस में फ्लैट होती है। ये अगर अपन किसी सांप को देखकर डिफरेंस की बात करें कि कौन कौन से पॉइजनस है, आप देखते हो ना अपने दादा को, परदादा को, या कुछ ऐसे होते हैं ह्यूमंस जिनको पता चल जाता है देखने से कि ये पॉइजनस स्नैक है या नॉन पॉइजनस, तो वो यही डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, ये डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट और डिफरेंस की अगर बात करूं तो इनमें क्या होता है, इनका जो स्कल होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन इनका जो स्कल होता है वो सकड़ा होता है। इनकी खोपड़ी जो होती है वो कैसी होगी, चौड़ी, लेकिन इनकी सकरी होती है। तो क्या हो जाएगा, स्कल पार्ट कैसा होता है, इनमें चौड़ा, और इनमें क्या होता है, स्कल पार्ट जो खोपड़ी वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, सकरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करूं इसमें, तो क्या होता है, वेंट्रल साइड पर क्या पाए जाते हैं, इनमें जो फैले होते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो स्केल होते हैं, जो स्केल की बात कर रहे हैं ना इनमें, कि स्केल जो होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, कि इनमें जो वेंट्रल साइड है उनकी पूरी सतह पर होंगे, और ये एब्डोमिनल और बैक पर ही पाए जाते हैं। स्केल आपको पता है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो स्केल का ही आएगा। स्केल जो है वो क्या होते हैं कि प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे नुकीली संरचना पाई जाती है जिन्हें स्केल बोलेंगे, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसमें तो स्केल जो है, स्केल पूरी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट, और इनमें स्केल जो है होते हैं एब्डोमिनल पार्ट पर छोटी छोटी अवस्था में प्रेजेंट। स्केल एब्डोमिनल पार्ट पर एब्डोमिनल पार्ट पर छोटी छोटी संरचना में प्रेजेंट, छोटी छोटी संरचना में प्रेजेंट,
समझ में आ गया कि इनमें जो स्केल होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं पूरी, और इनमें जो स्केल होते हैं वो एब्डोमिनल पार्ट पर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो देखो इनकी स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इनमें ये अगर मैं बोलूँ स्केल है तो वो कैसी अवस्था में पाए जाएंगे, तो आप देखना एक सेकेंड, ऐसे स्केल प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फिर थर्ड, ये इनकी वेंट्रल सरफेस है और इन वेंट्रल सरफेस पर स्केल की बात कर रही हूँ। इनमें अगर स्केल की बात करें तो इनमें एब्डोमिनल पर ऐसे स्केल पाए जाते हैं, छोटी छोटी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ऐसे इस टाइप से स्केल प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटी अवस्था में। तो ऐसे स्केल तो क्या होंगे बच्चों, ये ऐसे इस टाइप से अपन को स्केल दिखाई देते हैं यानी पॉइजनस स्नेक है, और इस टाइप से अगर अपन को स्केल दिखाई देते हैं तो वो कैसे हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक है। समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हेड पार्ट पर क्या पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे स्केल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हेड होता है इनमें भी छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं। तो पॉइजनस की बात करें तो इनका जो हेड रीजन होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, उन पर भी छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं, नुकीली संरचना पाई जाती है, लेकिन इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा कि पॉइजनस में हेड पार्ट पर छोटे छोटे स्केल प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनमें जो फन के निशान होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो इनकी गर्दन होती है ना, उनमें ये फन, जब ये फन मारते हैं तो उनके जो निशान होते हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, वो प्रेजेंट इनमें दिखाई देते हैं लेकिन इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें पॉइजन ग्लैंड नहीं होती है, इनमें पाई जाती है। तो इनमें फन के निशान दिखाई देते हैं और इनमें नहीं दिखाई देते। ये भी लिख लेना 2 पॉइंट, इनमें हेड में स्केल प्रेजेंट, इनमें नहीं पाए जाते, इनमें फन के निशान दिखाई देंगे, इनमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है डिफरेंस पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक का। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है बाइटिंग मैकेनिज्म, कि जब स्नेक है वो बाइट करता है तो कौन कौन सी उनकी मैकेनिज्म चलती है पूरी बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, बाइटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा बच्चों, बाइटिंग मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म में मसल्स हेल्प करती है बच्चों सारी की सारी। इनको मैं शॉर्टली, बाइटिंग मैकेनिज्म को मैं शॉर्टली ही बता पाऊंगी। अब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों वो शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ आपको, क्योंकि अपन को कितने लगभग ना 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास में एक साथ नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है बच्चों। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे बता रही हूँ कि किस में कितना करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है, किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो अगर बाइटिंग मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी अपनी, बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक। बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक। स्नैक के अंदर जो बाइटिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होगी वो किस टाइप की होगी, यही तो बात कर रहे हैं ना, कि जो स्नैक होता है उनमें जो बाइटिंग मैकेनिज्म पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है। तो देखो अगर बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो पॉइजनस स्नैक में क्या होते हैं, बाइटिंग एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। पॉइजनस स्नैक जो है उनमें बाइटिंग एपरेटस प्रेजेंट होते हैं और पॉइजन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। सीधा अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या होता है बच्चों, बाइटिंग मैकेनिज्म होती है वो 4 मसल्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है। पहली होती है डाइजेस्ट्रिक मसल। सेकेंड अगर मैं बोलूं तो वो होती है बच्चों इसमें टेम्पोरल मसल। शॉर्टली बता रही हूं। तीसरा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वो होती है स्फिनोप्टेरेगोइड मसल, ठीक है। और 4th नंबर जो मसल पाई जाती है वो होती है मस्टिक्युलर मसल, ठीक है। और एक मसल होती है मैग्जिला, और इस मैग्जिला में ही क्या होती है, मैग्जिला के कारण ही पॉइजन ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। पॉइजन
ग्लैंड जो बनती है वो मैक्सिला का रूपांतरण होती है, रूपांतरण। ठीक है, याद रखना कि जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो मैक्सिला जो होती है उनका रूपांतरण होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि स्नैक में जो बाइटिंग मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है वो 4 टाइप से कंप्लीट होती है, यानी 4 टाइप की जो मसल होती है वो कंप्लीट करवाती है। पहले आप क्या लिखोगे कि बाइटिंग मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो स्नैक पॉइजनस स्नैक कौन कौन से होते हैं, उनमें आप पूरा डिटेल डिफरेंस वगैरह जो है वो लिखना है। उसके बाद में बाइटिंग स्नैक की बाइटिंग मैकेनिज्म की हेडिंग लगानी है और लिखना है कि जब स्नैक किसी को बाइट करता है तो उसमें 4 टाइप की मसल वर्क करती है। स्नैक जब बाइट करता है यानी पॉइजन का सिक्रेशन करेगा। बाइट करने का मतलब है वो अपनी लार से पॉइजन का सिक्रेशन करेगा। जो वो फन मारता है उसमें क्या होता है, पॉइजन होता है। तो जो फन होता है उसमें जो पॉइजन होता है वो किसका, मैक्सिला का रूपांतरण होता है जो पॉइजन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब इन मसल का वर्क बताती हूँ। देखो सीधा, अगर मैं डाइजेस्टिक मसल की मैं बात करूँ तो ये जो डाइजेस्टिक मसल होती है, सारी जो मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों, स्कल में पाई जाती है। स्कल जो होती है उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, खोपड़ी से। डाइजेस्टिक जो मसल होती है ये क्या होती है बच्चों, ये एक सियामोसल बोन और टेरेगोइड बोन को जोड़ने वाले स्थान पर पाई जाती है। सियामोसल बोन और टेरेगोइड बोन के जोड़ने वाले स्थान पर पाई जाती है। अगर इतना समझ में नहीं आए तो मैं सीधा बोलूं कि डाइजेस्टिक मसल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये माउथ के खुलने और बंद होने की क्रिया को रेगुलेट करती है। माउथ के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को रेगुलेट करती है। क्रिया को रेगुलेट करती है। पहला समझ में आ गया, कहाँ पाई जाती है इसको रहने दो, फंक्शन याद कर लो सीधे। सेकेंड में बात करूं टेम्पोरल मसल, तो ये जो टेम्पोरल मसल है वो क्या होती है, निचले जबड़े में पाई जाती है और ये निचले जबड़े को ऊपर की ओर उठाकर माउथ को बंद करने का वर्क करती है। तो ये क्या होती है, यह निचले जबड़े को ऊपर की ओर उठाकर माउथ को बंद करने का फंक्शन करती है। बंद करने का फंक्शन करती है यानी कार्य करती है। ये बात समझ में आ गई। और थर्ड नंबर में बोलूँ, स्फिनोटेरेगोइड जो मसल होती है ये मैक्सिला बोन होता है ना, इनको गमन को नियंत्रित करती है। क्योंकि ये अगर मैक्सिला बोन है इनको क्या रखती है, रेगुलेट करके रखती है। क्योंकि मैक्सिला बोन जैसे ही एक्टिव होगी वो क्या होगा, जो इसका फंज होता है माउथ पार्ट में मुड़ा हुआ पाया जाता है, इनका फन क्या बोलते हैं, फनी तो बोलते हैं ना, जो फन होता है वो माउथ में मुड़ा हुआ पाया जाता है। जैसे ही मैक्सिला बोन को ये छोड़ेगी ये क्या हो जाएगा, फन बाहर निकल जाएगा, है ना। माउथ पार्ट जैसे ही खुलेगा फंज क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इनमें मैक्सिला बोन को नियंत्रित कौन करती है, स्फिनोटेरेगोइड मसल। और ये विष दंत को माउथ में क्या रखती है, मोड़ कर रखती है। ये क्या करती है, यह मैक्सिला बोन को नियंत्रित रखती है जिसके कारण फन माउथ में मुड़ा हुआ होता है। मस्टिकुलर मसल क्या करती है, पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन का सिक्रेशन करवाती है। पॉइजन का सिक्रेशन कराती है। ये मैंने सारे फंक्शन बता दिए। ठीक है, मैक्सिला जो बोन होती है वो ही क्या होती है, विष जो फंज होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फंज का, पॉइजन ग्लैंड का अगर मैं बोलूँ फंज जो है, या सीधा लिख लो फन को बाहर निकालने का वर्क जो करती है वो मैक्सिला बोन ही करती है। अब मैं बोलूँ कि जो बाइटिंग एपरेटस होता है, जो बाइटिंग मैकेनिज्म होती है वो 4 टाइप की इन मसल्स पर डिपेंड करता है। डाइजेस्टिव नहीं है, डाइजेस्टिक मसल है, इसका फंक्शन मैंने बता दिया है, माउथ को खोलने और बंद करने की क्रिया को रेगुलेट करेगी। टेम्पोरल मसल, ये जो निचला जबड़ा है इसको ऊपर की ओर उठाती है जिससे माउथ पार्ट बंद हो जाता है। स्फिनोटेरेगोइड जो फंज होता है वो अंदर मुड़ा हुआ पाया जाता है, वो स्फिनोटेरेगोइड मसल के कारण पाया जाता है क्योंकि ये मैक्सिला बोन को नियंत्रित रखती है। जैसे ही ये मैक्सिला बोन के ऐसे
साइड में पाई जाती है, जैसे ही हटेगी तो वो फंज क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और मस्टिकुलर मसल होती है, ये पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन का सिक्रेशन करवाती है। चारों बता दिया। अब मैकेनिज्म कैसी होगी, तो देखो जब स्नेक है डंक मारता है या फन मारता है तब क्या होता है, सबसे पहले डाइजेस्टिक मसल एक्टिव होती है। डाइजेस्टिक मसल एक्टिव होने के कारण माउथ पार्ट खुल जाता है। माउथ पार्ट खुलने के बाद में स्पिनर टेरेगोइड मसल एक्टिव होती है, जिसके कारण जो फंज होता है वो माउथ पार्ट से सीधा होकर बाहर की ओर आ जाता है। फंज के सीधा होकर आने के बाद मस्टिकुलर मसल एक्टिव होती है, जिसके कारण जो अगर मैं बोलूं कि जो फंज है उनसे क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन का सिक्रेशन करती है और वहाँ उस पॉइजन के कारण ह्यूमन की डेथ हो जाती है। और वापस जो है टेम्पोरल मसल वर्क करेगी और निचला जबड़ा ऊपर की ओर उठेगा, माउथ पार्ट बंद हो जाएगा। पहले ये वाली वर्क करेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। इससे माउथ पार्ट खुलेगा, इससे क्या होगा, फंज बाहर आएगा, इससे क्या होगा, पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन का सिक्रेशन होगा, इससे माउथ पार्ट वापस बंद हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शन आपको समझ में आ गया। एक के बाद एक आप लिख सकते हो कि कौन सी का फंक्शन क्या है, कौन सी क्या करती है मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, बाइटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाइटिंग मैकेनिज्म जो है स्नेक के अंदर जो बाइटिंग मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होती है, ये मैंने आपको बता दिया है कि बाइटिंग मैकेनिज्म कैसी पाई जाती है स्नेक के अंदर। फिर आता है बच्चों आपके फिन की बात करें। ठीक है, फिन की मैं बात करूं या सॉरी स्केल की बात करूं पीसीज में, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगा, स्केल। स्केल की बात की जाए किसमें, पीसीज के अंदर। पीसीज में स्केल की बात करेंगे तो देखो स्केल क्या वर्क करते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, सारी बात करते हैं, टोटल डिटेल पढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या आ जाएगी, स्केल। किसमें, पीसीज में। पीसीज में क्या आता है बच्चों, स्केल। सबसे पहले तो क्या होते हैं कि पीसीज में या जो फिश होती है उनकी बॉडी पर की बाहर की ओर, क्या बोल दूं, जो पीसीज होती है या जो फिश होती है उनकी बॉडी के बाहर की ओर और प्रोटेक्टिव लेयर का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्केल पाया जाता है। पीसीज में बॉडी के बाहर की ओर प्रोटेक्टिव लेयर का आवरण पाया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्केल कहा जाता है। ठीक है, ये स्केल क्या है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट बनाएंगे, यानी बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। स्केल जो है वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट बनाते हैं, यानी बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्केल का फंक्शन क्या है, इनका जो ओरिजिन होता है पीसीज में स्केल का, वो किससे होता है, मीजोडर्म से भी होता है और एक्टोडर्म से भी होता है। लेकिन अपन को पीसीज में पढ़ने हैं, किस में पढ़ने हैं बच्चों, पीसीज में। तो पीसीज में किससे होता है, मीजोडर्मल स्केल होते हैं, यानी स्केल का जो ओरिजिन होता है, निर्माण होता है, वो किससे होता है, मीजोडर्म से होता है, इसलिए इन्हें मीजोडर्मल स्केल बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में कैसे स्केल पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में पाए जाते हैं बच्चों एपिडर्मल। कैसे पाए जाते हैं, एपिडर्मल। तो पहले पीसीज में आप क्या याद रखोगे, स्केल क्या होता है, पीसीज में बॉडी के बाहर की ओर पाई जाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या हो गया बच्चों, पीसीज में बॉडी के बाहर की ओर पाई जाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनका प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा स्केल क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन का पार्ट बनाते हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चों, ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट बनाएंगे, अंतः कंकाल बाहरी कंकाल का निर्माण करते हैं। फिर पीसीज के जो स्केल होते हैं इनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, इसलिए मीजोडर्मल स्केल कहा जाता है। लेकिन जो रेप्टिलिया है उनमें जो स्केल का ओरिजिन होता है वो एपिडर्मिस से होता है, इसके कारण उन्हें क्या बोला जाता है, एपिडर्मल स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्केल जो है वो कैल्शियम की हॉर्नी पट्टिकाएं होती है। किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम जो है उनकी हॉर्नी यानी नुकीली हॉर्नी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी मैं बात कर रही हूँ, स्केल की। स्केल क्या है, कैल्शियम से निर्मित होते हैं, हॉर्नी यानी ऐसी नुकीली संरचना पाई जाती है बॉडी पर, प्लेट की फॉर्म में पाई जाती है।
तो फिर क्या हो गया कि स्केल क्या होते हैं, कैल्शियम की होर्नी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम की जो होर्नी होती है, होर्नी यानी सींग जैसी आकृति की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनके कारण ये प्रोटेक्ट रखती है अपनी बॉडी को। नेक्स्ट, ये कितने टाइप के होंगे, तो इनकी स्ट्रक्चर है और इनके टाइप है, तो मैं आपको केवल नाम बता रही हूँ कौन कौन से टाइप है। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा स्केल का एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा बच्चों, गारंटी है कि स्केल का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो अगर मैं बात करूं स्केल के टाइप की, तो 5 टाइप के स्केल पाए जाते हैं। कॉस्मोइड स्केल, आपको क्या देखना है, संरचना स्ट्रक्चर कैसी होती है और एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो प्लेकोइड स्केल, ठीक है। फिर आता है टिनोइड स्केल, फिर आता है गैनोइड स्केल, ठीक है। कितने टाइप के, 4 टाइप के हो गए ना, कौन कौन से, कॉस्मोइड, प्लेकोइड, टिनोइड, गैनोइड, और एक होता है साइक्लोइड स्केल। कौन सा हो जाएगा, साइक्लोइड स्केल। ये 5 स्केल है। ये कैसी फॉर्म में पाए जाते हैं, सारे ही क्या स्केल है, होर्नी पट्टिकाओं से मिलकर बने होंगे, लेकिन जो पीसीज है उनमें अलग अलग स्केल है। किसी में टिनोइड पाया जाता है, किसी में साइक्लोइड पाया जाता है, तो उनके एग्जाम्पल और कैसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी जो बॉडी है उन पे कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको एग्जाम में इन 5 में से कोई सा भी स्केल आ सकता है, कंफर्म हर बार स्केल का क्वेश्चन आता है बच्चों, और इस बार भी आपके पीसीज में स्केल का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये स्केल की बात की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो माइग्रेशन की बात करते हैं अपन, ठीक है। किसके अंदर माइग्रेशन पढ़ना है, माइग्रेशन की अपन बात करें बच्चों, तो माइग्रेशन किस में आता है बच्चों, माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो पीसीज में माइग्रेशन किसकी बात करेंगे, पीसीज में। माइग्रेशन की अगर मैं बात कर रही हूं तो माइग्रेशन सबसे पहले क्या होता है, अपने एक आवास से दूसरे आवास में जाने की क्रिया, यही तो होती है ना। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक आवास से दूसरे आवास में जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है उनकी अपन बात करेंगे। तो माइग्रेशन में क्या होता है, एक आवास से दूसरे आवास में जाना। एक तो होता है ई माइग्रेशन, एक आई माइग्रेशन, है ना। एक तो क्या होता है बच्चों, ई माइग्रेशन बोला जाता है, एक को बोला जाता है आई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब अपने आवास को छोड़कर दूसरे आवास में जाना, और वापस आना मतलब आई माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब जो मेजर माइग्रेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो पीसीज के अंदर जो माइग्रेशन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 3 टाइप के, डियाड्रोमस, पोटेमोड्रोमस और ओसिनोड्रोमस। डियाड्रोमस, दूसरा पोटेमोड्रोमस, और होता है ओसिनोड्रोमस, ठीक है। मैं शॉर्टली बता रही हूँ। और ज़्यादातर जो माइग्रेशन पाया जाता है बच्चों पीसीज के अंदर, जो माइग्रेशन होता है फॉर रिप्रोडक्शन, याद रखना, जनन के लिए क्या होते हैं, अपने आवास को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है। पीसीज किसके लिए पाई जाती है, जनन के लिए जाती है। कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है। डियाड्रोमस जो होता है बच्चों वो वापस 2 टाइप का होता है, एक तो एनाड्रोमस और एक कैटाड्रोमस। ये क्या होता है, एक तो होता है एनाड्रोमस और एक होता है कैटाड्रोमस। एक तो क्या हो गया एनाड्रोमस, एक हो गया कैटाड्रोमस। डिफरेंस बताती हूँ, देखो इसमें क्या होता है कि जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, इसमें जो फिश होती है वो समुद्र से किधर जाती है, फ्रेश वाटर में, यानी मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जो गमन होगा वो एनाड्रोमस होगा, यानी मैराइन वाटर से जो मछलियां हैं वो किधर जाएगी, फ्रेश वाटर में। तो इधर मैं क्या बोल दूं, मैराइन वाटर से किधर जाती है बच्चों, फ्रेश वाटर में। इसको कैसा माइग्रेशन बोलेंगे, एनाड्रोमस माइग्रेशन बोला जाता है। और अगर मैं बोलूं कि फ्रेश वाटर से अगर मैराइन में जा रही है तो उसको कैसा, कैटाड्रोमस।
किसके लिए जाती है? रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा? एनाड्रोमस माइग्रेशन किसे बोलेंगे? कि पीसीज क्या होती है? मैराइन वाटर में पाई जाने वाली जो पीसीज होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आवास को छोड़कर फ्रेश वाटर की ओर जाती है, ठीक है, इसे एनाड्रोमस। फिर मैं क्या बोल दूंगी? कैटाड्रोमस। फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जो पीसीज है वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आवास को छोड़कर किधर चली जाती है? मैराइन वाटर में चली जाती है। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पोटेमोड्रोमस की बात करूं तो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर की ओर ही गमन होती है। किधर जाती है बच्चों? फ्रेश से फ्रेश की ओर जा रही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेमोड्रोमस। और अगर मैराइन से मैराइन की ओर जा रही है, इधर क्या बोल देंगे? मैराइन से अगर मैराइन की ओर जा रही है, समझ में आया बच्चों? किधर? मैराइन से मैराइन की ओर जा रही है, तो उससे क्या बोला जाता है? ओसिनोड्रोमस। किधर? मैराइन, सॉरी बच्चों, मैराइन से ये जाती है फ्रेश में और केवल फूड के लिए। मैराइन से ये फ्रेश में जाती है लेकिन केवल फॉर ओनली फूड। किसके लिए जाती है? फूड के लिए। और अगर रिप्रोडक्शन के लिए जाती है मैराइन से फ्रेश में तो एनाड्रोमस, लेकिन फूड के लिए जाती है तो ओसिनोड्रोमस। अब इनकी जो डिटेल है आप पढ़ सकते हो। इनमें पीसीज में माइग्रेशन क्या होता है, किसके लिए होता है? फूड और रिप्रोडक्शन के लिए होता है। माइग्रेशन में 3 टाइप के। डियाड्रोमस का मतलब मैराइन से फ्रेश और फ्रेश से मैराइन। इसमें फ्रेश से फ्रेश वाटर, इधर क्या होगा? मैराइन से फ्रेश वाटर। ये फूड के लिए होता है, ये किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल याद रख लेना कौन कौन सी पीसीज है जो माइग्रेशन शो करती है। समझ में आया? अगर लिखाऊं तो देखो, इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आ जाएगा साल्मन और हिल्सा। हिल्सा जो फिश है और साल्मन है वो कैसा? एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस की बात करूं तो इल और एंगुला। इल जो फिश है और एंगुला जो फिश है ये क्या शो करती है? एंगुइला आएगा, वो क्या शो करती है? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और अगर मैं बोलूं कार्प जो है, कैटफिश जो है, एग्जाम्पल कार्प और कैटफिश, ये कैसा माइग्रेशन शो करती है बच्चों? ये करती है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। और अगर मैं बात करूं ट्यूना जो फिश है वो शो करती है कैसा? ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन, फूड के लिए करती है। बात आपको समझ में आ गई? ये अपना जो टॉपिक था माइग्रेशन मैंने शॉर्टली बता दिया है, और आप इसको डिटेल में पढ़ना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एफिनिटी की। किसकी बात करेंगे अपन? एफिनिटीज की, ठीक है। एफिनिटी यानी आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट आपके जो 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, वो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन में तो स्ट्रक्चर आपको रट्टा लगाना है, स्ट्रक्चर याद करनी है। स्ट्रक्चर याद है तो थ्योरी आप लिख दोगे। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, एसीडी एंड टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर याद करनी है। हेमिकोडेटा की हर्डमानिया है उसकी स्ट्रक्चर याद करनी है, और पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है। इन तीनों से एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा बच्चों। ये जो मैंने तीनों स्ट्रक्चर बताई है उनसे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में। एक स्केल से क्वेश्चन आएगा, एक फ्लाइट एडेप्टेशन बोल दूं और पेरेंटल केयर बोल दूं, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो मैं फिक्स बता रही हूँ। 2 तो स्टार्टिंग में, 3 तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे उनमें से एक जो स्केल है वो वाला क्वेश्चन, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है तीनों स्ट्रक्चर से, उनसे क्वेश्चन आएगा। एफिनिटी में इसलिए बोल रही हूँ याद करने के लिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 5-5 नंबर के या 3-3 नंबर के एफिनिटी के, ठीक है। जैसे आता है ना 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें ए नंबर दे दिया, 3 क्वेश्चन 3 नंबर का, बी नंबर दे दिया 3 नंबर का। तो एफिनिटी आप याद रहिए रख लेना कि हेमिकोडेटा जो है उसके 10 कैरेक्टर याद रखो, यूरोकोडेटा है उसके 10 कैरेक्टर याद रखो, और सिफेलोकोडेटा है उसके 10-10 कैरेक्टर याद रखो। कि अगर आपको 10 कैरेक्टर याद है हेमिकोडेटा में क्या डिफरेंस, यूरो में और सिफेलो में, पहला मेजर इनमें डिफरेंस याद कर लो, और फिर इनके 10-10 कैरेक्टर यानी डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। ऐसी फॉर्म में आपको याद करना है बच्चों। सारे जो टॉपिक है वो आपको इसी फॉर्म में लेके चलने हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है और किस टाइप से अपन पढ़ेंगे इसको, डिटेल में कैसे करते हैं इसको। समझ में आया बच्चों? तो ये जो अपना टॉपिक है कोडेटा, इनमें मैंने आपको मेजर 10 क्वेश्चन बोले हैं, और वो 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो बच्चों, तो मैं आपको बोलती हूँ कि 50 नहीं, आप उस पेपर में से 90% आप क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन में से आ जाएंगे, ठीक है।
50 तो बात अलग है, मैं 90 की बोल रही हूँ आपको कि उसी में से आ जाएंगे। तो स्कॉलर जो स्टूडेंट है वो मेरा मानकर ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अप्लाइड बायोलॉजी है उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। ठीक है, जो अप्लाइड बायोलॉजी है उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। वैसे ही आपको इन्वायरमेंट में भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, और आज मैंने कोर डेटा के भी आपको क्वेश्चन बता दिए। तो वो क्वेश्चन आप बच्चों पढ़ो, इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हो आपकी मार्क्स जो है वो भी स्कोर होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये जो वीडियो है बच्चों, इसको आप लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपको एग्ज़ाम के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। थैंक यू।